हेलो एवरीवन। हम एनसीईआरटी क्लास 10th का कोर्स हमने केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग हमने केमिस्ट्री करी थी साइंस में, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं उसको। ठीक है, जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बेसिक टर्मिनोलॉजीज को हमने पढ़ा था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक केमिकल इक्वेशंस कि हम केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और केमिकल इक्वेशन से हमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी या किस तरीके से हम किस चीज को उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा हुआ था कि मैग्नीशियम का जब हम एक्सपेरिमेंट मैग्नीशियम को रिबन को हम जब बर्न कर रहे थे, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। ठीक है, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे Mg जो था, ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीजन के संग O2 के साथ जब रिएक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है ना, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसका फिर एरो बताता है, ये चीज बोलती है हमें गिव्स, यानी कि क्या देगा हमें। ठीक है, तो याद रखना हमें इक्वल्स टू साइन नहीं लगाना है यहाँ पे, हमें क्या बता रहे हैं, हम एक जस्ट एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हमें आइडेंटिफाई क्या बता रहा है कि गिव्स कर रहा है, यानी कि जब दो चीजें रिएक्ट कर रही है तो उसके अंदर हमें क्या बाय प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब मैं बाय प्रोडक्ट बोल रहा हूँ ना, बाय प्रोडक्ट इज द लास्ट टर्म व्हिच वी गॉट फ्रॉम द रॉ मटेरियल। एक किसी मटेरियल को हमने प्रोडक्ट बनाया और उस समय क्या उसका रिजल्ट मिला है, दैट कैन बी टर्म्ड एज द बाय प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम यानी Mg, ये हमारा Mg जो है, ये किससे, O2 से जब रिएक्ट कर रहा है तो हमें क्या दे रहा है, गिव्स। इस एरो का मतलब क्या हो गया, गिव्स कर रहा है। ठीक है, दे रहा है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यानी कि MgO। ठीक है, ये इसमें अब दे दिया। ठीक है, अब इसमें अलग अलग चीज है कि किसी चीज को हम स्केलेटन बोलते हैं, एक ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो अभी उस चीज को हम आगे फर्दर पढ़ेंगे, उसमें कोई वो नहीं। ठीक है, तो बेसिकली में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब एक दूसरे रिएक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज रिएक्टेंट। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, यानी जो चीजें रिएक्ट करती हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो हमें गिव करने का मिलता है लास्ट में, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें दो चीजें केमिकल इक्वेशन देखने मिलेगी, एक मिलेगा हमें रिएक्टेंट साइड और एक हमें मिलेगा प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो ये वाला टर्म हमारा LHS होता है और ये वाला टर्म हमारा RHS होता है। ठीक है, तो इस चीज का हम अभी आगे यूज करेंगे, बस हमें बेसिकली याद रखना है, देयर आर टू टर्म्स, दैट इज रिएक्टेंट एंड दी प्रोडक्ट। रिएक्टेंट यानी कि समथिंग विच इज रिएक्टिंग, और प्रोडक्ट यानी कि जो रिएक्ट करने के बाद हमें मिला है। आई होप इसमें क्लियर हुआ होगा, बेसिक चीज है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, सब्सटेंस दैट अंडरगोज द केमिकल चेंज इन रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, अब देखो अंडरगोस केमिकल चेंज इन रिएक्शन, उसको हमने क्या नाम बोला गया है, रिएक्टेंट बोला गया। ठीक है, अ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में अंडरगोज रिएक्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट वन पार्ट, और जो नया प्रोडक्ट हमें बन के मिला है दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट वन पार्ट। ठीक है, नाउ वर्ड इक्वेशन, अब क्या बोल रहा है, वर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, वर्ड इक्वेशन ही मैग्नीशियम ऑक्सीजन लिखा हुआ, अभी स्केलेटन नहीं लिखी हुई। ठीक है, बनाया नहीं हमने। ठीक, तो ये बोल रहा है वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये क्या बता रही है कि एक रिएक्टेंट पार्ट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमें देखने को मिला यहाँ पे, चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम, थ्रू एन एरो। अब ये एरो बता रहा है ना कि ये चीज, ये रिएक्टेंट वाला पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि ये क्या हो रहा है, गिव्स दे रहा है उसको। ठीक है, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। देखो बात आ गई, रिएक्टेंट कहां लिखा जाता है, LHS साइड पे। प्लस साइन क्या बता रहा है, दोनों में इसका रिएक्शन इसके साथ किया गया है। अगर मल्टीप्लीकेशन है उसका संग में मतलब कंपाउंड होता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर कुछ नहीं देखो तो मैग्नीशियम और ऑक्साइड दोनों चीजें नहीं, एक ही चीज है ये। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे प्लस क्या बता रहा है, दोनों चीजें अलग अलग है जिनको रिएक्ट कराया गया है। ठीक, इतना क्लियर है। ठीक, अब रिएक्टेंट कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS विद द प्लस साइन बिटवीन देम, सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। अब प्रोडक्ट में अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स मिलेंगे या दो एलिमेंट मिलते हैं तो उसको भी हम प्लस साइन लगा के ऐसे लिखेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही लिख रहा है तो हमने इसमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही चीज बता रहा है वो इस पूरे पैराग्राफ में। हम आगे बढ़ते हैं फर्दर। अब कह रहा है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब देखो, इज देयर एनी अदर शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन? हाँ बिल्कुल है। जैसे हम वहां पे भी इतना देखो, इसमें हम पूरा लिख रहे थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, यहाँ पे हमने क्या करा है, अब उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, देखो ये देखो, Mg+O2, ये मैं तो स्टार्टिंग से लेके चल रहा हूं, तो मे भी ये चीज समझ में अब आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो ये वाला साइड कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा LHS और ये हो गया हमारा RHS। ठीक है ना, तो ये क्या चीज बता रहा है कि शॉर्ट वे कैसा है कि अब इतना पूरा किसी को नहीं लिखना है, तो अगर हम शॉर्ट में भी अगर लिख देंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि Mg+O2, और एरो क्या बता रहा है मुझे, गिव्स, यानी कि देता है। ठीक है, दिस गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक,
तो ये क्या बात, देखो यही बात है, रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज द केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। हम पहले वर्ड्स का यूज कर रहे थे, अब हमने सीधे फॉर्मुलेस का यूज किया है, तो उससे हम क्या कर रहे हैं और ज्यादा उसे कंसाइज और बिल्कुल एग्जैक्ट बना के दिखा रहे हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द केमिकल रिएक्शन, ये पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको अंडरलाइन करना चाहते हो कर लो। केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती है क्या, केमिकल रिएक्शंस को, ठीक। If you recall the formulas of magnesium oxide and magnesium oxide, the above word equation can be written as, ये चीज हम कर चुके हैं, ठीक है। Now count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and right hand side of the arrow. Is number of atoms of each element same on both side? अब देखो मेन चीज अभी चीज ऊपर बताई थी मैंने शायद से पिछले लेक्चर में, प्रीवियस वाले में, कि एटम नंबर ऑफ एटम्स रिमेन सेम, है ना, वो नहीं चेंज होंगे, है ना। तो क्या कह रहा है, इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट सेम ऑन द बोथ साइड, इफ नॉट द इक्वेशन इज अनबैलेंस। अब देखो चेंज होंगे पर लेकिन उन्हें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। वो कैसे, यहाँ पे देखो mg है एक, O2 कितने हैं दो, और MgO कितना है, देखो mg अगेन 1 और O भी 1 है। तो यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है ना, दिख रहा है ना, तो यहाँ पे तो 1 ही दिख रहा है ऑक्सीजन का एटम। तो यानी कि ये चीज हमारे इससे वाला बैलेंस नहीं है। और जब ये बैलेंस नहीं है तो देखो प्रॉब्लम क्या आती है, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर, देखो अगर केमिकल पेपर में आता है कि व्हाई इट इज नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बिकॉज टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, लिख लो थोड़ा इसको माउस से, ठीक है। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए हम इक्वेशंस को बैलेंस कर, देखो इस तरीके से बात हो गई। देखो सीधी सिंपल सा बात समझो, अगर मेरे पास एक तराजू है, ठीक है, ये एक तराजू है मेरे पास, और उसमें एक सेकेंड, ठीक, मेरे पास एक तराजू है और इसमें यहाँ पे 5 kg है और यहाँ पे 6 kg है, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये नीचे की तरफ वेट ऐसे चला जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, यानी अनबैलेंस हो गया। पर लेकिन अगर मैं यहाँ भी 5 कर दूं और यहाँ भी 5 कर दूं, तब क्या होगा, ना ये ऊपर जाएगा ये नीचे होगा, दोनों से एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी ना, चेंज नहीं होंगे, तो क्या होगा, बैलेंस हो गया। उसी तरीके से मुझे यहाँ पे क्या करना है, एलएचएस को और आरएचएस को भी क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे हमने इस चीज को ऐसे लिखा, ठीक, उसके बाद हम एलएचएस और आरएचएस दोनों के एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर है कि नहीं। क्यों, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है, और जब ये दोनों चीजें इक्विलिब्रियम पे आएंगी देन द इक्वेशन विल बी, ठीक है, बैलेंस। ठीक, इतना क्लियर है। तो अब क्या लिखा हुआ है, इफ नॉट द इक्वेशन इज अनबैलेंस, अगर नहीं है तो कैसी होगी इक्वेशन, अनबैलेंस। इस टाइम ये कैसी है, अनबैलेंस्ड है, ठीक है, बिकॉज द मास इज नॉट सेम ऑन द बोथ साइड। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे 5 किलो या 6 किलो का कर रहे थे तो क्या होता है, 1 किलो या ज्यादा था ना, तो मास सेम नहीं था, तो इसलिए यानी कि ये वाला राइट हैंड साइड वाला चीज नीचे चली जाती है ना, और राइट लेफ्ट हैंड साइड वाली ऊपर जा रही थी। पर लेकिन अगर मैं दोनों को बराबर, दोनों के मास सेम कर दूं तो क्या होगा, दोनों एक सेम पोजीशन पे रहेंगे ना, ये भी 5 पे ये भी 5, यानी दोनों इसी पोजीशन पे रहेंगे अगर रहना चाहेंगे तो। अगर इस अगर सेम मास होंगे दोनों एक एग्जैक्ट पोजीशन पे होंगे ना, ठीक, तो उससे क्या होगा, दोनों कैसे हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन। और वो कब होगी, जब एटम्स को यहाँ पे बैलेंस कर देंगे, ठीक है। सच केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन, ठीक है। बैलेंस कर रहे हैं हम उसको, इस यानी इसी इक्वेशन को हमने बैलेंस करके लिखा हुआ है, उसको हमने क्या बोल दिया, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन या फॉर रिएक्शन, ठीक है। Now equation 1.2 is a skeletal chemical equation for burning of magnesium in air. अब देखो 1.2 यानी ये वाली बात बता रहा है इसकी, ठीक है। इसी को हम अभी बताया था कि देखो वर्ड वाली कौन सी, ये वर्ड इक्वेशन है। अब देखो मार्क करना, मेन इतना चीज अगर नहीं समझ में आई कुछ भी, मेन चीज समझो, क्या समझना है, क्या समझना है, ये जिसमें नेम के थ्रू लिखा जाता है इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक, और जिसमें हम फॉर्मूले यूज करके लिखते हैं उसको हम बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन। दो चीजें हो गई। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या समझना है हमें, कि दोनों के साइड देखो, एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड। अगर हम तराजू पे देखें, अगर हम जैसे सपोज करो मैंगोज लेने गए, तो वो आम रखता है एक साइड में, हम कहते हैं 1 किलो आम दे दो, तो वो आम रखता है, तो उसी साइड में क्या रखता है, 1 किलो का वेट भी रखता है वहां पे आयरन का या कोई मेटल का, है ना। तो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है ना, और जब बैलेंस होता तभी तो हमें देता है, ऐसा तो है नहीं कभी ज्यादा कम में दे दे। तो सिमिलरली हमें भी यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से बैलेंस करना पड़ेगा। अगर बैलेंस है तो बोल देंगे बैलेंस इक्वेशन, और नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। अब वो क्या करता था मैंगो वाला, देखो अगर जब मैंगो लेने जाते हैं, सपोज करो आपने मैंगो छाटे और उसमें चढ़ा दिए,
ठीक, कभी कभी क्या होता है कि उसे चला निकालना ही नहीं पड़ता, ना उसमें से एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है, ना उसमें एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, तो यानी कि बैलेंस हो गया एक तरीके से। तो कभी कभी क्या होता है, हम ज्यादा चला देते तो उसमें से वो निकाल देता है, और कभी कम चढ़ाते हैं तो वो क्या करता है, उसमें ऐड कर देता है। तो यानी क्या कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है ना बोथ साइड, यानी कि वो एलएचएस यानी दोनों साइड के जो मैंगोस हम जब ले रहे हैं तो उनको क्या कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ये बात? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। अब ठीक है, तो यानी हमने क्या देखा कि बैलेंस इक्वेशन कब होगी, जब नंबर ऑफ एटम बोथ द साइड एलएचएस और आरएचएस में क्या होंगे, सेम होंगे। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बेसिक चीज थी ये। अब देखो इसमें वही सब चीजें लिखी हुई है बैलेंस में। अब देखो वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3, एक्टिविटी 1.3 हम पूरा पढ़ चुके हैं, पॉप अप साउंड वाला एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने पढ़ा था जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तब देखो वर्ड इक्वेशन किसकी है, उसी की, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और मेरे ख्याल से आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा होगा कि उसमें मैंने पहले ही बता दिया है। तो अब देखो जिंक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि एलिमेंट के 30 तक तो आपको याद होने चाहिए, बाकी और आते हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, 30 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के याद होने ही चाहिए। ठीक है, नाउ अब जिंक आ गया तो Zn। सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे लिखते हैं हम, हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4। देन जिंक सल्फेट का बन जाएगा हमारा Z। अब देखो क्या हो रहा है, ये देखो जिंक रिएक्ट विथ प्लस साइन है ना, यानी रिएक्ट हो रहा है किसके संग, सल्फ्यूरिक एसिड के संग, किसमें, LHS में, लेफ्ट हैंड साइड पे LHS के साथ। ठीक, और ये रिएक्ट कर रहा है किसके संग, सल्फ्यूरिक एसिड के संग। ठीक, अब क्या होगा, ये गिव्स यानी कि देता है, क्या देगा, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4। सल्फेट को हम बोलते हैं SO4। ठीक है, ये सल्फेट होता है हमारा। ठीक, तो जिंक सल्फेट बन गया जो कि एक सॉल्ट है। ठीक, और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन यानी कि H2। ठीक है, खाली H नहीं लिखेंगे हम, H2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हमारा जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये कैसी इक्वेशन होगी, ये वाली थी वर्ड इक्वेशन, और ये वाली हमारे पास कौन सी होगी, स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लियर हुई। अब देखना है कि बैलेंस है कि नहीं। तो देखो जिंक 1, जिंक यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ सल्फर 1, ये भी सल्फर 1 है, और ये ऑक्सीजन 4 और ये भी ऑक्सीजन 4। फिर से देखो अब इसमें हमने क्या किया है, सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली चेक किया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। ठीक है, इसका चार्ट बनता है जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, अभी आगे जाके मैं एक मेथड और बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन है हाइड्रोजन। ठीक है, पहले मेटल्स को करेंगे, फिर नॉन मेटल्स को करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। ठीक, एक एबीसीडी मेथड और होता है, पर लेकिन आई थिंक क्लास 10th में सीबीएसई के अंदर 2 मेथड सफिशिएंट है। पहला वाला इजी है, हिट एंड ट्रायल है, कि आप पहले देखो कि आ रहा है कि नहीं उसके अंदर नंबर, उसका ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, जिंक, अब देखो एलएचएस और आरएचएस के लिए उन्होंने क्या किया, ने देखा सबसे ज्यादा देखो एलिमेंट्स के नेम लिख लिए पूरे, मतलब यानी कि पूरी रिएक्शन में एलिमेंट कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो जिंक अपने आप में एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन इज आल्सो एलिमेंट, सल्फर एस का मतलब सल्फर है, ओ एस फॉर ऑक्सीजन, तो जिंक हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन लाइन से लिख लिए। फिर उन्होंने क्या किया है, अब एक एलएचएस बना दिया यहाँ पे, ये लेफ्ट हैंड साइड एटम्स के लिए, और ये बना दिया उनने राइट हैंड साइड एटम्स के लिए। ठीक, इतना क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं, वो काउंटिंग कर रहे हैं, कैसे काउंटिंग कर रहे हैं, देखो जिंक कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, तो जिंक कितने 1 है, लिख दिया हमने 1। यहाँ पे जिंक कितने हैं आरएचएस में यानी राइट हैंड साइड में, हमने 1 लिख दिया अगेन। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, हमने 2 लिख दिए। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, हमने फिर से 2 लिख दिया राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर कितना है 1, राइट हैंड साइड में सल्फर कितना है 1, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने 4, O4 आ रहा है ना, ये पावर 4 है यानी 4, और यहाँ पे भी कितनी है 4, यानी कि देखो तो 1 1 2 2 1 1 एंड 4 4, यानी कि सारे सेम है। दैट मींस बोथ द साइड LHS और RHS आर इक्वल यानी बैलेंस्ड है, सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, देखो एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट सेम ऑन द बोथ साइड, द एरो इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक, ठीक, तो अब देखो एसिस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है हमें, Fe प्लस H2O गिव Fe3O4 प्लस H2। ठीक, तो हम इसको देखो ये LHS साइड है, ये RHS साइड है, तो हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करते हैं। ठीक, तो अब कैसे होगा ये, तो हमने सबसे पहले एक लाइन करा ऐसे, और हमने सबसे पहले एलिमेंट्स के नेम लिख लिए, कौन कौन से एलिमेंट है इसमें, Fe, हाइड्रोजन एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीजन, और कोई तो है नहीं, FeH, और देखो ठीक है। अब देखो ध्यान से देखने क्या चीज है, हमने Fe का रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें लास्ट के प्रोडक्ट में भी Fe का ही कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने Fe का कराया तो मैग्नीशियम मिल जाएगा, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे LHS, और यहाँ लिख देंगे हम RHS।
जस्ट जैसे हमने ऊपर इस वाले में देखा, इस वाले चार्ट में, ठीक है। अब देखो क्या देखने को मिल रहा है, एफ ई कितने हैं यहाँ पे 1, यहाँ एफ ई कितना है पर, ये देखो 3 लिखा है ना पावर, यानी कितनी हो गई ये 3। फिर देखो एच कितने हैं यहाँ पे, एच 2 है, यानी कितना है यहाँ पे 2। और यहाँ यहाँ कितना है एच, देखो यहाँ भी एच कितना है 2, ये भी बैलेंस है भाई, ठीक। नाउ हियर ऑक्सीजन इज 1 एंड हियर ऑक्सीजन इज 4, यानी कि अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन, यानी कि कैसी रिएक्शन हो गई, 1 या 3 है या 2 है, 2 है या 1 और ये 4 है, यानी कि इस साइड अलग है, इधर अलग है ना, बोथ आर नॉट सेम, एलएचएस आरएचएस बराबर नहीं, यानी कि ये कैसी है, अनबैलेंस है, तो इसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 3Fe है ना इसमें, अब हिट एंड ट्रायल में क्या नंबर्स को हमें क्या पुट करके देखना है कि सही आ रहा है कि नहीं। अब प्लस साइन क्या कर रहा है, दोनों चीजों को सेग्रीगेट कर रहा है, तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं इसमें, तो ये 3 से मल्टीप्लाई सिर्फ एफ में ही होगा ना, इसमें हो नहीं सकता है, और ये होता भी नहीं है, ठीक है। प्लस साइन का मतलब क्या है, दूसरा मटेरियल एक और जो हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, तो यानी 3Fe, Fe कितने हो गए 3 एटम हो गए, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया इंटू 3, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3, तो 3 3 देखो बराबर हो गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या देखना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बराबर है, यहाँ का इफेक्ट तो पड़ा नहीं कुछ भी। अब हमें क्या देखना, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 पुट करके देखूं, तो देखो 4 जब भी हम पुट करेंगे तो यहाँ नीचे नहीं लगा सकते 4, पहली चीज ये गलत है। हम कभी भी इंडिविजुअल, अगर कंपाउंड दे रखा है उसके इंडिविजुअल उसमें एलिमेंट में नहीं लगा पा सकते हैं, ठीक है। तो ये कभी मत करना, हमेशा हम क्या करेंगे उसके होल में मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, होल में। तो कितना आ गया 4, अब 4H2O का मतलब क्या हो गया, 4 एटम्स किसके, H के भी और इसके भी, तो 4 देखो H के संग 2 है और ये 4 है, तो यानी 4 2 जा 8, यानी हाइड्रोजन कितने होगा 8 और ऑक्सीजन कितने होगा 4। तो अगर मैं देखो यहाँ पे करूं इसको ऐसे, तो ये तो 4 हो गया भाई, ठीक। बट सिमिलरली यहाँ पे देखो 4 इससे भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये कितना हो गया, ये 8 हो गया। और जैसे ही ये 8 हुआ तो यहाँ तो 2 ही है ना, ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 है, ये 4 है, पर ये तो 8 है और ये 2 है। तो इधर देखो अब आरएचएस में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो आरएचएस में H2 अलग है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 8। अब देखो क्या हो गया, ये बैलेंस 3 3 8 8 4 4, यानी कि हमारे पास क्या बन गया 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2, यही आ गया, ठीक। अब इसको चेक कर लेते हैं भाई, देखो क्या कह रहा है, स्टेप बना, देखो स्टेप वाइज करने का कोई वो नहीं है, ठीक है, ये सिखा रहे हैं इसलिए एनसीईआरटी में, आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे बॉक्स बनाओ और कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इन्हें पूरा एक स्टेप करके बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक, सब कुछ इनिशियल बैलेंस वगैरह, ठीक। तो अब देखो एट द लास्ट क्या आ रहा है हमारे पास आंसर, देखो क्या आ रहा है 3Fe 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक। और यहाँ भी देखो हमारे पास क्या बन रहा था, इधर देख लेते हैं हम, 3Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी फिर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो इसका मैं एक सेपरेट केवल केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी एक्चुअली प्रैक्टिस इसको सीखो, 2 3 बार रिपीट करके देखना और उसका प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, इजी है बहुत, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक। तो ये चीज तो हो गया, हमारा पूरा बन गया। अब बात आ रही है फिर, अब वो लास्ट स्टेप में क्या है, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी कि उसका क्या मतलब, उस टाइम उसमें फिजिकली वो किस तरीके का है, सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस सॉल्यूशन है कि गैशियस फॉर्म में है, किस में है। तो हम उसमें अगर एडिट कर दें और चीजें स्पेसिफिकेशन, तो हमें उससे क्या होगा, उसको आइडेंटिफाई करने में या फिर हमें उसके बारे में और चीजें पता चलेंगी। अब देखो सपोज करो किसी की आइडेंटिटी बतानी हो, ठीक है, और उसने कभी ब्लैक शर्ट में होगा कोई बंदा वहां पे खड़ा, अब केवल ब्लैक शर्ट में ऐसा तो नहीं सकता, और नहीं हो कोई और भी हो सकता है, तो उन्हें भाई चलो ठीक है ऑरेंज कलर की कैप पहना होगा वो, ठीक, चलो भाई ऑरेंज कलर और आइडेंटिफाई। अब तुमने बताया क्या कहते हैं कि उसके राइट हैंड पे टैटू बना हुआ है, ठीक। अब उस टैटू पे भी कुछ लिखा है, जो ब्लैक कलर की शर्ट टी शर्ट पहना हुआ है उस ब्लैक कलर की टी शर्ट पे कुछ पैटर्न बना है, तुमने पैटर्न बताया, तुम क्या करो उसको आइडेंटिफाई और बताते जा रहे हो चीजें कि वो और जल्दी इजीली आइडेंटिफाई करे, ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं कि अगर हम फिजिकल स्टेट के सिंबल्स उसके साथ लिख दें तो हम उस केमिकल इक्वेशन को और जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरीके की रिएक्शन हो रही है, और हमें पता भी चल जाएगा उसमें क्या है
ठीक है। तो अब देखो इसमें एक चीज आ गई, तो देखो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, ये याद रखना। द मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। नाउ अब सिंबल कैसे लिखेंगे, देखो दो तीन चीजें याद रखिए, रोटेशन क्या याद रखने हैं, ये जी, यानी कि देखो ये क्या है, गैसेस के लिए, अगर जब भी गैस इवॉल्व होगी तो हम जी का यूज करेंगे। लिक्विड अगर जहां भी कहीं भी होगा तो हम उसके लिए एल यूज करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन जहां कहीं होगा वहां पे हम ए क्यू लिखें। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, जिसमें एक पार्ट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का होगा, दूसरा पार्ट उसमें वाटर ऐड होगा, उसको हम बोल देंगे एक्वस सॉल्यूशन, एक्वा फॉर्म में, यानी एक्वस है, पानी मिला हुआ है उसमें, ठीक है। और जब भी हम सॉलिड की बात करेंगे तो इट कम्स इन एस, ठीक। तो ये कुछ नोटेशन तो याद रखनी है हमें, ठीक है ना, ठीक। इस चीज को याद रखना। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द वर्ड एक्वस ए क्यू इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज द सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन इन वाटर, तो यानी जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे तो उसमें पानी मिला हुआ है, ठीक है। अब देखो 3Fe, Fe क्या आयरन की बात हो रही थी, जैसे सॉलिड तो एस लिख दिया हमने, भाई आयरन है ना, Fe यानी कि फेरस, यानी आयरन है, तो एस लिख दिया। H2O, ठीक। अब हम देखो, अब H2O को हम पानी से रिएक्ट कर बना देते, हम तभी H2O को पानी समझ रहे थे ना, बट यहाँ पे उनने किससे रिएक्ट कराया, इसको स्टीम से रिएक्ट कराया, यानी गैसियस फॉर्म में रिएक्ट कराया। देखो पानी की गैस कब बनी, जब वो स्टीम में होगा, वेपर्स फॉर्म में है ना, तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या करा, इसकी स्टीम से रिएक्ट कराया हुआ है इसे, तो गैसियस लिखा हुआ है इसलिए। अब इसने आइडेंटिफाई करके बता दिया। अब हम Fe को अगर रिएक्ट कराते रहते पानी से, वो रिएक्ट ही नहीं होता। अभी हम आगे पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टेबल में, वो रिएक्ट ही नहीं करता इतनी जल्दी, समझ रहे हो। तो उसको जल्दी रिएक्ट कराने के लिए, उसको एक तरीके से रिएक्शन दिखाने के लिए हमने क्या बताया कि यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है, ठीक, तो यहाँ पे कर दिया। अब देखो गिब्स में क्या मिल रहा है, Fe3O4, और यह किसमें आ गया हमारे पास, ऑक्साइड बन रही है ना उसकी, तो ये भी सॉलिड फॉर्म में बन गया। और साथ में इवॉल्व क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो ये हमें क्या बता रहा है, बाबा चीज क्या बता रहा है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि प्रोडक्ट में देखो ये गैस बना है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक। तो नोट दैट द सिंबल जी इज यूज्ड विद द H2 टू इंडिकेट दैट इन द रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। देखो जो बात बताई वही लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। तो यही सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। अब देखो कुछ चीजें और भी होती है इसके अंदर, जैसे कि समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन से होते हैं, जो रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर दें, फास्ट कर दें उसको, वो कैटलिस्ट होगा हमारे, ठीक है। तो रिएक्शन यदि कोई चीज अब रिएक्ट कर रही है, आज नहीं 2-3 दिन बाद करेगी, पहले अगर हमें जल्दी देखना है, कुछ रिएक्शन होती है बहुत टाइम लगता है, तो उनको हम फास्ट करने के लिए हम क्या कैटलिस्ट का यूज करते हैं, ठीक। तो वो क्या करें, अभी तो उस चीज पे नहीं ध्यान रखना, ध्यान ये रखना है कि हम लिखेंगे कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो कह रहा है कुछ रिएक्शंस के अंदर या काफी रिएक्शंस में हम समटाइम्स क्या करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट और भी चीजों को हम इस एरो जो दिख रहा है ना गिव्स, इस पे लिख देते हैं। जैसे देखो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है क्या, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में लिया है, प्लस 2H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस ली, दोनों गैस, इन दोनों को रिएक्ट कराना है, ठीक। तो इन दोनों को जब रिएक्ट कराना तो निकाला कि इन दोनों को रिएक्ट कराया कितने पे, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब रिएक्ट कराओगे तब हमें CH3OH मिलेगा, मिथेनॉल, ठीक है ना, ये याद रखना है। और किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। अगर ये प्रेशर नहीं दोगे तो ये प्रोडक्ट भी नहीं मिलने वाला, तो ये चीजें बहुत जरूरी हो गई। अब अच्छा समझ करो, ये होता ही नहीं, खाली रिएक्ट कराते रहते मिलते ही नहीं, तो यानी कि उसमें क्या बता रहा है, उसने बताया कि 340 ATM इज कंपलसरी, तभी जाके ये बनेगा प्रोडक्ट, ठीक। अब जैसे देखो ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बनी हुई है यहाँ पे, 6CO2 एक्वस फॉर्म में है, 12H2O लिक्विड फॉर्म में है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की। अब देखो CO2 एक्वस फॉर्म में, पानी को ले लो मिलाते रहो घर पे बैठ के, हो गई नहीं कुछ। क्या चीज जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, और क्या जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, जो आगे की फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को अकर कराएगा, है ना। तो ये चीज हमने कहा लिखी हुई, इस एरो पे लिखी हुई है कि दीज आर द मस्ट कंडीशंस फॉर रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो ऐसे भी लिखते हैं हम इक्वेशन, यानी आइडेंटिफाई, यानी बता रहे हैं हम कि ऐसे किया तब जाके हुआ है ये, तब हमें जाके क्या मिला, ग्लूकोज C6H12O6 एक्वस फॉर्म में, और 6O2 एक्वस फॉर्म में, 6H2O लिक्विड फॉर्म में मिला है। कब, जब सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अगर नहीं होता तो मिलाते रहो घर पे बैठ के भी, कुछ नहीं होगा। क्या जरूरी था, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक। आई होप कि इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी, थोड़ा वीडियो लेंथी हो रहा है पर लेकिन चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट इसको हम यही आज खत्म करते हैं, ठीक है। अब यूजिंग दिस स्टेप्स यू कैन बैलेंस द इक्वेशन नंबर 1.2। अब भाई इन सारी चीजों को देख के हम 1.2 इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ी है। तो इसी तरीके से जो इंटेक्स क्वेश्चन है, देखो जैसे कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिमेन बी क्लीन बिफोर एयर, ये मैं करा चुका हूं, ठीक है। तो
बिल्कुल ट्रूली एकदम बिल्कुल झूठ बोले, अपने आराम से बैठ के वीडियोस को पूरा देखो, फर्स्ट सेकंड पार्ट को। ये इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केमिस्ट्री में। और मेरी बात मानो, बोर्ड में 10th में और 12th में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर केमिस्ट्री में। काफी चीजें, क्वेश्चन जो होते हैं ना, सेम टू सेम आ जाते हैं। नहीं हो तो पूछ लेना किसी भी टीचर्स वगैरह से अपने स्कूल के। सेम टू सेम, मतलब वही की वही रिएक्शन चीजें आ जाती हैं। तो केमिस्ट्री को तो एनसीईआरटी से बिल्कुल घूट के पी लो, मैं समझ बता रहा हूँ। ठीक है। तो अब देखो क्या है इन टेक्स्ट में, वाई शुड आर मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर एयर, मैं बता चुका हूँ। फिर राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का। नहीं आएगा तो मैं इसका भी सॉल्यूशन अभी डालूंगा, जब चैप्टर पूरा ओवर हो जाएगा तब मैच कर सकते हो। बीच में भी मे भी आ सकती है कि इंटेक्स के सॉल्यूशन। ठीक है, वीडियो। फिर राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, सोडियम सल्फेट NaSO4 इन वाटर H2O में रिएक्ट करा रहे हो। ठीक है, तो इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन रहा है, याद रखना। जो चीज मिक्स नहीं होती है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आती है। ठीक है, इनसॉल्युबल है। तो इस तरीके से क्या रखा है, ये वर्ड में दे रखे हैं ये। तो इसको क्या करोगे, स्केलेटन इक्वेशन में बनाओ और फिर बैलेंस करो। ठीक है, तो ट्राई करना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इसका भी सॉल्यूशन वीडियो आएगा, वो मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक,